प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जानेंगे तभी हम इसका इफेक्ट कैपेसिटेंस पर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल्स को बेसिकली तो इंसुलेटर बोला जाता है। बेसिकली दीज मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स। लेकिन अगर मैं इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच करके एक इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन, वो स्ट्रेचिंग के कारण आता है। ओके, तो दीज आर द स्पेसिफिक मटेरियल्स। इसकी डेफिनेशन देंगे। दीज आर बेसिकली इंसुलेटर्स। पहली बात तो ये इंसुलेटर होते हैं। ओके, दीज आर बेसिकली इंसुलेटर्स। लेकिन when these materials are placed in external electric field में अगर मैं इन मटेरियल्स को रखूं तो मेरे पास जो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस पे, साइड फेसेस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इंडक्शन के कारण नहीं होगा, वो पोलराइजेशन के कारण होगा। तो आपके लिए नया क्वेश्चन तैयार हो गया भी, पोलराइजेशन। तो फिलहाल आप यही समझिए कि उसके एटम स्ट्रेच कर जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेचेस। उसके मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच कर जाते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेचेस, और मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच करने के कारण एक इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो साइड फेसेस पे आ जाता है। एंड हेंस एन इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन द साइड फेसेस। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल है, एग्जांपल उठा सकते हैं आप। एग्जांपल क्या उठा सकते हैं? वुड, वैक्स, पेपर, ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं। ओके, ग्लास, स्टोन, ये मटेरियल आपके एक्सेट्रा लगा सकते हैं। ये मटेरियल आपके जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। ओके, अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में और ज्यादा अगर देखें थोड़ा सा, तो ये दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी क्या बातें लिखी। ओके, फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा। फिलहाल आप ये सुनिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? पहले वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर और पोलर। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। अभी नॉन पोलर और पोलर का क्या लफड़ा है वो सुनो। जो तो होते हैं नॉन पोलर, इनके मॉलिक्यूल्स में, यानी कि इनके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे लाई करता है, मींस वो कोइंसाइड करता है। ओके, तो ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव and negative charges of the molecules, या एटम भी हो सकते हैं, of such materials coincides
एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मेरे पास कैसे बनेगा ये? मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉन पोलर एटम है, नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, एग्जांपल और भी दूंगा। तो यहां पर अगर इसका पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव बड़े सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो दैट कि नेगेटिव का और पॉजिटिव का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर यहां पर सेंटर में आ जाए। सो दीज आर द नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल कौन कौन से ले सकते हैं? एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल इसका N2 हो गया नाइट्रोजन, ओके, O2 हो गया, ये सिमेट्रिक है सारे के सारे। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप ले सकते हो CH4 मीथेन, ओके, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सिमेट्रिक शेप के हैं। ओके, तो आप ये बात भी यहां पर ऐड कर सकते हो कि ये सिमेट्रिक होते हैं, दीज हैव सिमेट्रिक शेप। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर नहीं है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दूर होते तो डाइपोल बन जाता। तो यहां पर अगर पॉजिटिव की जगह पर ही नेगेटिव का जो सेंटर लाई कर रहा है, इट मींस इस तरह के डाइपोल जो होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मींस इन सभी का डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका जीरो है। ओके, इनकी जो शेप है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऐसी होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिमेट्रिक है, नेगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर एक ही जगह पे आता है। ओके, तो ऐसे ये सारे के सारे हैं। CH4 की सिमेट्रिक है आपके, जो इसकी शेप है। ओके, तो ये आपके आगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। इसके बाद आता है, अभी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक ऐसे वाले मॉलिक्यूल से बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल तैयार किया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का, तो ऐसे मॉलिक्यूल जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो हमारे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बन जाएंगे। क्लियर? अभी पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे बनते हैं? वो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बनते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक जगह पर कोइंसाइड नहीं करता। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं बोलूंगा पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और उनसे बनने वाले मटेरियल्स को बोलूंगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो आप इसको लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges of the molecules of such materials do not coincide। ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। ओके, तो इनकी शेप कैसी होगी? इनकी शेप इस नेचर में आएगी, जिसमें पॉजिटिव एक साइड में होगा और नेगेटिव जो है आपके वो स्पेस में होंगे। तो लेकिन वो इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के पॉजिटिव के सेंटर के चारों तरफ नेगेटिव इस प्रकार से होंगे कि नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक साइड में लाई करेगा। ये इसका सेंटर आ गया। तो यहां पर प्लस और माइनस के जो सेंटर है एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं किए, इनके सेंटर ऑफ मास दूर हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल मिलकर जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाएंगे उसको बोलेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, इसके आप एग्जांपल जो लेना चाहेंगे तो इसके एग्जांपल्स में हम HCl कंसीडर करेंगे, क्योंकि H और Cl ये एसिमेट्रिक है ये वाला। ओके, इसके बाद इसमें अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंसीडर कर सकते हो। ओके, NH3 अमोनिया कंसीडर कर सकते हो। ये आपके जो मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे पोलर डाइइलेक्ट्रिक के में आते हैं। ओके, इनकी शेप सिमेट्रिक होती है, इनकी शेप एसिमेट्रिक होती है। ये सारे के सारे एसिमेट्रिक शेप के हैं। एसिमेट्रिक शेप, और इनका डाइपोल मोमेंट बेटा क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट
डाइपोल मोमेंट, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट। इनका डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है, फिक्स है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, पोलर ये वाले हैं, नॉन पोलर ये वाले हैं, और उनसे बनने वाले जो मटेरियल है वो पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होंगे। इनके बीच में जो टोटल डिफरेंस है वो आपका यहां पर क्लियर होता है। ओके, अभी नेक्स्ट बात, अगली बात, ये तो था बेसिक फंडा इसका डाइइलेक्ट्रिक का। अभी है कि डाइइलेक्ट्रिक को अगर मैं पोलराइज करना चाहूं तो वो कैसे होगा, चाहे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो चाहे पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो इन दोनों को, ये दोनों के दोनों जो है ये इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं साइड फेसेस पे। ओके, करते किस प्रोसेस से हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर, मींस बेसिकली ऐसे मान लीजिए भी स्ट्रेच करते हैं। ओके, स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल स्ट्रेच करेगा, वो वाला पहले स्ट्रेच है तो इस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अलाइनमेंट कर लेगा अपनी। कैसे करेगा वो देखिए। ठीक है, तो न्यू टॉपिक इज, अपना नया टॉपिक जो है वो है पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का अगर पोलराइजेशन मैं आपको समझा दूं, पहले सिंपल डाइइलेक्ट्रिक का मान सकते हो, चलो ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, दिस इज द न्यू टॉपिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन, ध्यान से सुनिए। देखो क्या होता है कि अगर पहले मैं नॉन पोलर का करता हूं, नॉन पोलर, जो नॉन पोलर हैं, एक तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे होंगे कुछ, मैं थोड़े से एटम बना देता हूं। ओके, ये आपका प्लस सेंटर में है, पॉजिटिव सेंटर में है, पॉजिटिव सेंटर में है, प्लस प्लस और प्लस, और माइनस के जो सिमेट्री वो जैसे मैंने पहले बनाई थी बिल्कुल वैसे बन जाएगी। ये तो आपके होंगे नॉन पोलर। क्लियर, अभी यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मींस दिस इज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया मैंने। ओके, तो अभी अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो ये सारे के सारे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मैंने इधर से इधर को लगा दिया, ई नॉट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को, प्लस से माइनस को। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो नेगेटिव चार्जेस जो वो इधर को स्ट्रेच होंगे, और पॉजिटिव मींस ये एटम या मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेंगे। तो आपके ये जो नॉन पोलर हैं ये सारे के सारे यहां पर स्ट्रेच हो जाएंगे। ओके, ये आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। चलो इतने बहुत हैं। तो पॉजिटिव आपका इधर जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं, देखो ये नॉन पोलर से पोलर हो गया। ओके, और जो पहले ही पोलर था उसका क्या होगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन का प्रोसेस है। अभी पोलर का जो पोलराइजेशन करना है, पोलर के पोलराइजेशन में भी देखते हैं। देखो ये वाला विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले ही पोलराइज्ड है। ओके, अगर ये पहले ही पोलराइज्ड है लेकिन इसकी अलाइनमेंट नहीं है, ध्यान रखना, मींस ये पोलराइज्ड तो है लेकिन ये जो मटेरियल है आपका, इसमें जो एटम बनेंगे या जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में किसी भी तरीके से सिमेट्री में नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ओके, कोई फिक्स नहीं है। अभी जब यहां पर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ई नॉट वेक्टर लगा दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गया। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैं यहां पर देखूं तो
ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो सारे के सारे नेगेटिव जो है लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और पॉजिटिव उधर वाली साइड में जाएंगे। मींस ऑल ऑफ दीज अलाइंस देमसेल्व्स, ये सारे के सारे अपने आप को अलाइनमेंट कर लेंगे एक ही तरफ। तो आपका जो पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये शेप आएगी। ठीक है, ये सारे सेम साइज के हो सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं। तो पॉजिटिव की तरफ प्लस से माइनस की तरफ इधर नेगेटिव आएगा, इस तरह से इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों केसेस में आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है वो बताता हूं। जो आपके राइट साइड वाले पॉजिटिव हैं और जो लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव हैं, ये आपके इंडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, मींस इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज पोलराइजेशन के कारण आता है। जो मैं आपको पहले बात कर रहा था, ये बात अब धीरे धीरे प्रूव हो रही है। ओके, मींस ये नेगेटिव का इंड्यूस्ड और ये पॉजिटिव का, बीच में सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, चेक करेंगे, ये नेट चार्ज इसके अंदर 0 है। अब इस बात को मैं अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में लेके जाऊं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पोलर और नॉन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की अगर डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे देंगे? पोलराइजेशन की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे? द स्ट्रेचिंग ऑफ द एटम्स, द स्ट्रेचिंग ऑफ द एटम्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट दे अलाइंस देमसेल्व्स। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट में क्या मिलता है? इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूसेस ऑन द साइड फेसेस। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इस फिनोमेना को मैं पोलराइजेशन बोलता हूं। ठीक है, तो पोलराइजेशन के बाद मेरा जो फंडा है वो मैं क्लियर करूंगा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में। अभी पहले हम एटम्स पर थे, मॉलिक्यूल्स पर थे, मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन कर लिया। अब इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक स्लैब बनाएंगे और स्लैब का पोलराइजेशन देखेंगे। ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, अगर इसको समझा जाए, ध्यान से समझिएगा तो आपको इजी लगेगा। देखिए, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी स्लैब की बात होगी। तो अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन मैं करूं तो वो कैसा होगा? मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। ओके, इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में, इस डाइइलेक्ट्रिक में मान लीजिए नॉन पोलर है। ओके, नॉन पोलर है तो सारे के सारे एटम और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर दिया, जिसका नाम मैंने रखा ई नॉट वेक्टर। ये बाहर से अप्लाई किया इस पे ई नॉट वेक्टर। तो जब ई नॉट वेक्टर में इस पे अप्लाई करूंगा तो इसके सारे के सारे जो एटम्स इसके अंदर या मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो स्ट्रेच कर जाएंगे। जब ये स्ट्रेच करेंगे तो मेरे पास शेप ऐसी बनेगी। देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, चलो इतना बहुत है, ये वाला रहने देते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करने के बाद इसकी जो लेंथ है उस पर भी डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। नेगेटिव, पॉजिटिव, वैसे बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैंने केवल और केवल थोड़े से बनाए हैं। इसके अंदर भी ये होंगे, ये सारे के सारे स्ट्रेच हो गए। ओके, सारे के सारे स्ट्रेच हो गए। स्ट्रेच होने के बाद अगर ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हुए हैं तो एक बात बताइए मेरे को, क्या स्लैब स्ट्रेच नहीं होगी? अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेच हुए हैं तो स्लैब भी स्ट्रेच होगी। ओके, तो आपकी ये जो स्लैब है ये भी स्ट्रेच हो जाती है थोड़ी सी। तो मैं इस स्लैब को स्ट्रेच करके बना रहा हूं। देखिए, ये आपकी स्ट्रेच्ड स्लैब है। ठीक है, ये आपकी स्लैब स्ट्रेच हो चुकी है, इतना इसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर चुकी है, तो स्लैब स्ट्रेच होती है। अगर एटम स्ट्रेच होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेच होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी स्ट्रेच होगी, पहली बात। ओके, दूसरी बात,
क्या आपको यहां पर इस साइड में -q चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज दिखाई दे रहा है? इस इंड्यूस्ड चार्ज की एक खास बात बताता हूं आपको। देखो, ये वाला मेरा +q है और ये वाला मेरा चार्ज -q है। इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये +q है और ये -q है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके, लेकिन इस बात में शक है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये माइनस है और ये वाला नेगेटिव चार्ज प्लस का q है। इसमें शक है मेरे को। मींस ये वाला चार्ज जो है ये माइनस का q कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा है, हमने यहां पर कंडक्टर नहीं रखा। क्या रखा है? डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के साथ इसका कंपैरिजन मैं अभी करूंगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ स्ट्रेचिंग हुई है, चार्जेस मूव नहीं किए हैं, चार्जेस मूव नहीं किए हैं। मैं आपको कंडक्टर बना के देता हूं। देखो, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, और मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर। अब कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये जो पॉजिटिव है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में इकट्ठा कर लेगा। ये नेगेटिव सारे के सारे, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस केस में अगर ये कंडक्टर है, तो अगर ये +q और ये -q है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये -q होगा और ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज आपका 100% +q होगा। दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का केस है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। जो पहले डेफिनेशन में आपको बात लिखाई थी मैंने, वो बात यहां पर आपकी सामने आ रही है कि साइड फेसेस पे चार्ज तो इंड्यूस होगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड चार्ज आपका उसके बराबर नहीं होगा। दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन ओनली। ओके, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा अभी मैं आपको। ओके, तो ये +q है, ये -q है। यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ दैट इज -qp। p मींस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको qi भी लिख सकते हो। ओके, ये वाला जो चार्ज इंड्यूस हुआ +qp, ये सारे का सारा चार्ज जो इस साइड फेस पे आ गया ये प्लस का qp। तो अगर देखा जाए तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वेक्टर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो कितना प्रोड्यूस हो गया बेटा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे हम EP वेक्टर। EP वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। ये वाला मटेरियल जो है ये डाइलेक्ट्रिक है। ओके, चलिए तो मैं क्या लिखूं यहां पे? बड़ी सिंपल सी बात। देखो, फंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फंडा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्लैब स्ट्रेच कर जाती है। पहली बात द स्लैब स्ट्रेचेस, स्लैब स्ट्रेच करती है। दूसरी बात, साइड फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्ज जो है, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर produces on side faces, produces on the side faces। साइड फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वो इंड्यूस्ड चार्ज सच दैट ऐसे होते हैं, सच दैट कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ qp लूं दैट इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ q। मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये वाला चार्ज जो है ये इसके बराबर नहीं है, ये इससे छोटा है। ये वाला चार्ज भी इससे छोटा है। ओके, तो Q से हमेशा ही इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो हमेशा छोटा होगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड EP वेक्टर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP वेक्टर प्रोड्यूसेस कहां पर? इनसाइड द स्लैब। स्लैब के अंदर प्रोड्यूस हो गया। ओके, अगर स्लैब के अंदर EP वेक्टर प्रोड्यूस हो गया तो जो E0 वेक्टर है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी है, वो भी बताओ। इनसाइड द स्लैब अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वेक्टर, E0 के अपोजिट डायरेक्शन में EP वेक्टर प्रोड्यूस हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया? इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया? अप्लाई किया E0, अंदर बचा, अंदर बन गया EP,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं उसका, क्योंकि वैसे तो इनका वेक्टर सम होगा लेकिन मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। बड़ा इधर को जा रहा है, छोटा इधर को जा रहा है, बड़े में से छोटा माइनस कीजिए तो आपका E नॉट माइनस EP आ जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द reduced value of electric field E is given as, कितनी होगी? ये होगी E is equal to E naught minus EP। E naught अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर रह जाएगा, वो E होगा। उसका नाम रखा मैंने रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग E नॉट। किधर को होगी इसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, अलोंग E नॉट। डायग्राम को समझ लीजिएगा, अलोंग E नॉट। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये स्लैब के पोलराइजेशन का है। अभी जब स्लैब का पोलराइजेशन हो गया, स्लैब का पोलराइजेशन हो गया, ओके, जब स्लैब का पोलराइजेशन हो गया तो इस पोलराइजेशन की मेजरमेंट के लिए कोई पैरामीटर चाहिए हमें कि पोलराइजेशन कितना हुआ, तो उसके लिए मुझे एक पैरामीटर चाहिए। तो जो पैरामीटर मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं उस पैरामीटर को बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। अच्छा, यहां पर एक बार कंडक्टर में आओ, देखो कंडक्टर में क्या हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट वेक्टर अप्लाई हो गया, अंदर प्लस क्यू है माइनस क्यू है, उल्टी साइड में भी E नॉट बन गया, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E नॉट माइनस E नॉट यानी कि 0 होगा। इसके अंदर एक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इसको रखें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होता है। ये बात मैं आपको पिछले टॉपिक्स में क्लियर कर चुका हूं। ओके, चलिए अभी मेरे पास कुछ नए टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं उनमें काफी बार 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लेट अस डू ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस, सभी डेफिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, ओके। सम डेफिनेशंस, इसकी हेडिंग डाल सकते हो आप अगर चाहो तो। सम डेफिनेशंस, आपकी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं और टिपिकल है, थोड़ी सी ध्यान से पढ़िएगा इनको, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहली डेफिनेशन है पोलराइजेशन डेंसिटी। मैंने अभी बोला कि एक स्लैब का पोलराइजेशन हो गया। मैंने आपको अभी बोला कि स्लैब है मेरे पास, उस स्लैब का पोलराइजेशन हो गया। जब उस स्लैब का पोलराइजेशन हो जाता है तो उस पोलराइजेशन की जो क्वांटिटी या डिग्री है उसको मेजर करने के लिए जो पैरामीटर मैं यूज करूंगा उस पैरामीटर का नाम रखा है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा है मैंने पोलराइजेशन डेंसिटी। लिख दीजिए, इट इज अ पैरामीटर used to measure the degree of polarization, degree of polarization of a dielectric slab या dielectric material। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखेंगे, इसको मैं कैपिटल P से डिनोट करूंगा, ध्यान रखिएगा, इससे डिनोट करूंगा कैपिटल P से। तो आपकी जो पोलराइजेशन डेंसिटी कैपिटल P होती है, इट इज इक्वल टू, ये आपकी किसके इक्वल होती है, जब यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, यहां पर माइनस का क्यू पी, इस साइड में प्लस का क्यू, सॉरी यहां पर प्लस का क्यू पी, इस साइड में माइनस का क्यू पी, आपका इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ। तो इसके अंदर एक डाइपोल, देखो ये डाइपोल बन गया ना, ये डाइपोल बन गया प्लस से लेके नेगेटिव की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट उधर को है, क्लियर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आपका जो डाइपोल मटेरियल है, डाइपोल जो आपका बीच में पड़ा है यहाँ पे,
उस डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। ओके, तो डेफिनेशन पोलराइजेशन डेंसिटी की क्या आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट developed due to polarization of dielectric slab per unit its volume of slab। ठीक है, ये आपका पोलराइजेशन डेंसिटी का सारा फंडा है। दिस इज द बेसिक, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है इसका। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है? देखिए, मान लीजिए कि डाइपोल मोमेंट आपको सभी को पता है, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इज इक्वल टू q इनटू 2a। यहां पर ये जो चार्ज की वैल्यू होती है और ये 2a जो लेंथ ऑफ डाइपोल होती है। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये माना कि मेरे पास जो डाइपोल, ये वाला जो डाइपोल मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के इस साइड में ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया E नॉट वेक्टर। ओके, तो ये वाला जो साइड फेस है, इस साइड फेस का एरिया में दोनों का E मानता। ओके, यहां पर प्लस q, यहां पर माइनस q, और इस साइड में प्लस q चार्ज इंड्यूस हुआ, qp और qp। तो आपका जो डाइपोल डेवलप हो गया, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा qp चार्ज, आइदर चार्ज, इनमें से कोई भी एक चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो मैं ये मानता हूं कि इस जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की जो विड्थ है आपकी, वो मैं मानता हूं कि d है। कितनी है? d। कुछ भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप d मान लीजिए, आप p मान लीजिए, आप k मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए। तो मैंने यहां पर इसको d माना, तो डाइपोल मोमेंट मेरा आ गया qp इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल d अपॉन वॉल्यूम। कितनी है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ साइड फेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये आपका आ गया a इनटू d। तो अगर मैं d से d को कैंसिल करूं तो मेरी पोलराइजेशन डेंसिटी आती है qp अपॉन a। इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन पर यूनिट एरिया, इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन पर यूनिट सरफेस एरिया, और चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका नाम रखा मैंने सिग्मा पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये जो सिग्मा पी है आपका, इसको मैं बोलूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही मैं पोलराइजेशन डेंसिटी बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक फंडा। इसमें आप अगर इसकी ऐसे यूनिट लिखना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, ये वो सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका है आपका E1 T1, सॉरी ऐसा यूनिट इसकी आई, इसके ही कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो डायमेंशन है आपका, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका डायमेंशन, आपका डायमेंशनल फार्मूला है A1 T1 अपॉन एरिया का L2। तो आपका फार्मूला बना L माइनस 2 A1 T1। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आया पोलराइजेशन डेंसिटी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पोलराइजेशन डेंसिटी काफी अच्छा समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा एक बात मेरे को याद आ गई, सुनिए। अभी पोलराइजेशन कर रहा हूं मैं, पोलराइजेशन कर रहा हूं एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बड़ा इजी है मेरे पास। देखो, आप क्या कीजिए, आपके पास एक स्केल होगा, आप उस स्केल को अपने ड्राई हेयर्स पर रब कीजिए। तो जब रब करेंगे तो स्केल पर चार्ज आ जाएगा। क्लियर? जो चार्ज आपका आया, मान लीजिए स्केल है, स्केल पर मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक स्केल पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट आप सभी ने किया होगा घर पे। मेरे पास एक, मैंने टेबल पर छोटे छोटे पेपर के पीस रखे। यहां पे कौन से पीस रखे? पेपर के। ओके, तो ये वाला पॉजिटिव के कारण यहां पर इंड्यूस्ड, ये वाले नेगेटिव के कारण यहां पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। क्यों भाई?
ये सारे के सारे पेपर पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको पता है ना ये बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होकर ऊपर चले जाते हैं, इसके साथ टच कर जाएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। इसका वेट बहुत कम है ना इस कारण से। लेकिन यहां पर सवाल क्या है, सवाल यह है कि जो पेपर होता है दैट इज अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। इट मींस इस पेपर में जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस चार्ज से बहुत ज्यादा कम है और ये चार्ज पोलराइजेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? ये चार्ज जो पेपर का आपका है ये पोलराइजेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो ये था आपका एक छोटा सा फंडा। ओके, तो इसके बाद मेरे पास जो नई डेफिनेशन आएगी ये पोलराइजेशन डेंसिटी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर है। पोलराइजेशन डेंसिटी को मैं एक साइड में लिख देता हूं, P is equal to QP upon A is equal to sigma P। अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज जरूर करूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन मेरे पास जो आती है वो आती है मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये पेपर में बहुत आते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये भी बात है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भैया डाई इलेक्ट्रिक की है। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पेपर में बहुत आता है, इसकी ऐसे यूनिट लिखो भी, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो। तो पहली बात तो ये भी होता क्या है, ओके सुनिए ध्यान से, बड़ा आसान है। देखो मेरे पास क्या है, मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने इस पर लगाया तो मेरे पास जो E नॉट वेक्टर यहां पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो इसके एटम स्ट्रेच हो गए, ये देखो। अब अगर मैं ये इसके एटम स्ट्रेच हो गए, अगर मैं इस E नॉट की वैल्यू बढ़ा दूं, मतलब मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया, अगर मैं मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दूं तो इनकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ओके, इनकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी ना, स्ट्रेच और हो जाएंगे। थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया ये और स्ट्रेच हो जाएंगे, थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दिया ये और स्ट्रेच हो जाएंगे। अरे भैया एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक तो ये स्ट्रेच होंगे, उसके बाद इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन से जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी मैक्सिमम वैल्यू मैं अप्लाई कर सकता हूं, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलूंगा इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक बार फिर सुनिए, the maximum value of applied electric field which can be tolerated by this dielectric material just before its breakdown। इसके ब्रेकडाउन से जस्ट पहले तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉलरेट कर सकता है, उसको मैं बोलूंगा इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या है बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, which can be tolerated, जिसको टॉलरेट किया जा सके, which can be tolerated by a dielectric, which can be tolerated by a dielectric material। कब तक? just before its electric breakdown। स्लैब भी लिख सकते हो, ठीक है, just before its electric breakdown। इसके टूट जाएंगे ये सारे प्लस और माइनस, ये सारे आयन बन जाएंगे। ओके, just before its electric breakdown is called as, इसको क्या बोलते हैं? is called as its dielectric strength, its dielectric strength। इसको मैं इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलूंगा। तो बेसिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ओके, तो अगर इसकी एसआई यूनिट बोलो तो कौन सी आएगी? इसकी एसआई यूनिट कौन सी आएगी? इसकी एसआई यूनिट आएगी
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, याद है ना सभी को? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स की न्यूटन पर कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक यूनिट मेरे को और भी याद आ रही है, मैंने आपको लिखवाई थी, वोल्ट पर मीटर। कहां से आई वोल्ट पर मीटर? कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है कि वोल्ट पर मीटर कहां से आया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स या डीवी बाय डीआर सुना है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट और ग्रेडियंट मींस डिस्टेंस की यूनिट है मेरे पास मीटर। तो आपकी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, एक न्यूटन पर कूलम एक वोल्ट पर मीटर, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। बोथ ऑफ दीज आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ ऑफ दीज आर यूनिट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज वेल। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी यूनिट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट है। ओके, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन पर चलेंगे। तीसरी डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। तीसरी डेफिनेशन आपकी 1 और 2 मार्क में एग्जाम में आती रहती है। आप उठाकर देखिए पिछले जो बोर्ड के पेपर, उनमें बड़ी आसानी से आपको इसका नाम लिख जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट, थर्ड डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है वो सुनिए। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली में जब डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, क्या होता है? पोलराइजेशन। देखो आपको समझा चुका हूं मैं। जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखती है मैंने, अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कोई तो ऐसा मटेरियल होगा जिसका बड़ी आसानी से पोलराइजेशन होगा, है ना? जैसे बच्चे की कैटेगरी होती है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन बच्चों को एक बार बता दो उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जितना मर्जी समझा दो उनको पता नहीं लगता क्या बोल रहे। तो जैसे बच्चे की क्वालिटी है, स्टूडेंट की क्वालिटी है, एक पर्सन की क्वालिटी है, वैसे ही डाइइलेक्ट्रिक की भी क्वालिटी है। कुछ तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका पोलराइजेशन करना बहुत 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 मुश्किल होता है। मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो उनके लिए ज्यादा चाहिए। ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको इस बात के बारे में बताता है कि किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को कितनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है या कितनी मुश्किल से पोलराइज किया जा सकता है। ओके, लिख दीजिए डेफिनेशन। इट इज अ पैरामीटर which determines that how easily a dielectric material can be polarized। एक मटेरियल को कितना आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, उसके लिए मैं जिस पैरामीटर को यूज करूंगा, जिस कांस्टेंट को यूज करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहाँ। ठीक है, कि इसकी यूनिट बताओ तो बता दो यूनिटलेस है, इसकी डायमेंशन बताओ तो बता दो यूनिटलेस है। ओके, ना तो यूनिटलेस है, ना तो इसकी यूनिट है, ना इसकी डायमेंशन है। ओके, क्लियर करिए। अगली बात, अभी ये है क्या, ये भी एक दिक्कत है। तो उसके लिए मैं एक पैरामीटर डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए
as we know, for a dielectric, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, पोलराइजेशन डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इसके अंदर जितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट बची थी उसकी। मींस अगर इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बचता है मींस पोलराइजेशन डेंसिटी ज्यादा है, अगर कम बचता है तो पोलराइजेशन डेंसिटी कम है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इन द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो देखिए पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का मैं साइन हटाऊंगा तो यहां पर कांस्टेंट, देखो बात सुनिए, वैसे कांस्टेंट सिंगल लगता है लेकिन सारे के सारे सिलेबस में ये एक ऐसी चीज है जहां पर कांस्टेंट एक की बजाय दो लगते हैं। पहला कांस्टेंट आपका लगता है काई, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं काई। कई जगह पर काई ई भी लिखा होगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सेकंड इसके साथ लगता है एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। और तीसरा लगता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका है। सो दिस इज द इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। हियर chi is a constant called as, इसका नाम क्या है? called as electric susceptibility of dielectric materials, called as electric susceptibility of dielectric। ये डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज किया गया वो सुनो। एप्सिलॉन नॉट इसलिए यूज किया गया क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाता तो इसकी यूनिट भी आती है, इसकी डिमेंशन भी आती है। तो इसको यूनिट लेस और डायमेंशन लेस बनाने के लिए हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हियर एक बात और लिखिए, एप्सिलॉन नॉट इज multiplied to make the chi unitless and dimensionless। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। ओके, अगर आप chi का फॉर्मूला यहां से निकालना चाहते हैं, ऑल्सो यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो chi इज इक्वल टू, मेरे पास बनेगा पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पर यूनिट रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी ले सकते। क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर यूनिट रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बनती है। अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसकी यूनिट आपकी कोई नहीं आएगी और ना इसकी डायमेंशन आएगी। सो ये था आपकी थर्ड डेफिनेशन, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, चौथी डेफिनेशन सुनिए। चौथी डेफिनेशन जो आपकी है, तो मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई, मैं इस इक्वेशन को भी साइड में लिख देता हूं, मेरे काम आएगी। ओके, कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू chi एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। चलिए, इसके बाद मेरे पास जो नया टॉपिक है, नई डेफिनेशन है, फोर्थ वन, उस डेफिनेशन का नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आप मेरे को बोलोगे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ये आप पहले ही पढ़ा चुके मेरे को, है ना? देखो भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने पढ़ा तो दिया है, वहां पर मैंने उसकी डेफिनेशन आपको फोर्स की टर्म में करवाई थी, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, पहले चैप्टर की बात है ये। और साथ में आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो मैंने करवाई थी आपको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की टर्म्स में। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में करवा रहा हूं। ओके, तो फोर्थ डेफिनेशन आपकी है
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वो ही कांस्टेंट है कैपिटल के जो आप पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो के का जो नया फार्मूला है आपका, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, के का जो नया फार्मूला है दैट इज इक्वल टू, वो आपका क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। ये आपका पोलराइजेशन से आया है, क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोलराइजेशन में है ना, और कहीं नहीं। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन reduced value of electric field। ओके, तो ये आपका आएगा K is equal to E naught by E। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप ये भी बोलोगे भैया ये सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये कहां से आया। देखो बड़ा सिंपल सा है, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म, एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, इसको तो आप लिख लीजिए ई नॉट। फिर आपका इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि मटेरियल, तो मटेरियल का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आपका ई हो गया। तो अगर मैं यहां से ई नॉट अपॉन ई करूं तो मेरे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा से सिग्मा आपका कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये तो फार्मूला भैया वही आ गया रे, ये फार्मूला वहां से आ गया जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। ओके, तो ये आपका सेम फार्मूला है, इसको एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो, इसको एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम भी आपने लिखा था। ओके, और के हमेशा एक से बड़ा होता है, और के इज, ये बात आप स्टार लगा के लिख लीजिए साइड में, क्या के इज यूनिटलेस, इसकी भी यूनिट नहीं है, एंड डायमेंशनलेस, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, और ये हमेशा एक से बड़ा होता है। अब आप बोलोगे क्यों बड़ा होता है, अरे भैया एप्सिलॉन नॉट से बड़ा था, ई नॉट ई से बड़ा है, बिकॉज़ ये तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बड़ा अप्लाई किया है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, स्मॉल वैल्यू है, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये आपका था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं, अगर इन डेफिनेशंस की बात की जाए तो इन डेफिनेशंस से हम कुछ रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा रिजल्ट डिराइव करना चाहता हूं यहां पे, तो ये एक फार्मूला मैं और साइड में लिख देता हूं, A is equal to E naught by E। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलिए, तो मेरे पास एक डेफिनेशन जो बची है, वो डेफिनेशन नहीं एक्चुअली में वो रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन K एंड Chi, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये थी अपनी काई, यानी कि K और काई का रिलेशन है, K एंड काई। तो K और काई के रिलेशन को मैं कहां से शुरू करूं, देखिए मेरे पास जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो आएगी मेरी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, जो भी आएगी ना। अभी EP क्या है, EP है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो होता है, अगर उसकी वैल्यू मैं फाइंड करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होगा आपका सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पोलराइजेशन के कारण तो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू, अच्छा E नॉट क्या है, E नॉट माइनस सिग्मा P को मैं क्या लिखूं, सिग्मा P मेरा पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल है, ये आएगा कैपिटल P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साइड में लिखूंगा सिंस
P इज इक्वल टू सिग्मा P, ये मेरे को पता है। ओके, नेक्स्ट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P को क्या लिखूं, ये भी मेरे को पता है, सिंस P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट E, P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट E, ये भी मेरे को पता है, तो काई एप्सिलॉन नॉट E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपका एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो E है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस काई E। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E एक साइड में कर लीजिए आप, तो मेरे पास आ जाएगा E इंटू 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट। ओके, इस काई E को मैं इधर ले आया और प्लस हो गई, अभी E को इधर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट बाई E। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरा तीसरा फॉर्मूला जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है ये मेरे काम आएगा। तो आपका जो रिलेशन बना वो रिलेशन बना आपका 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन के एंड काई। काफी अच्छा रिलेशन है, अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इसको बता सकते हैं। यहां से भी एक बात और क्लियर हो रही है कि जो k की वैल्यू काई से 1 ज्यादा होती है, 1 ज्यादा होती है। अगर काई 9 है तो k कितना होगा 10, अगर काई 5 है तो k कितना होगा 6। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सो ये सारे का सारा जो फंडा था ये आज हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन किया है। डाइलेक्ट्रिक के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसका इफेक्ट देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।